दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह, विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया का ये खास प्रोग्राम। चुनाव का माहौल है और चुनाव के चार चरण, और जो कहिए कि 7 फेरे में से 4 फेरे तो पूरे हो गए हैं। पांचवा फेरा जो है 20 तारीख को लिया जाएगा, और इतना लंबा चुनावी प्रक्रिया शायद भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। और क्या सोच के किया गया था, कैसे किया गया था, क्यों किया गया था, किसके कहने पे किया गया था, ये एक इस पे हम अभी अ, मतलब लगभग सबको मालूम है कि कहा जाता है कि सबको बराबर खेलने का अवसर जो है, लेवल प्लेइंग जो मसला होता है उस पे देखा जाता है कि भाई सबको अवसर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये चुनाव शुरू होने से पहले से लेके और अभी तक जो पूरी एक चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो बहुत संदिग्ध है। और इसको लेके लगातार सर्वोच्च न्यायालय में तमाम अर्जियां दी गई, इस पर बहस भी हुआ। वीवीपैट का भी मसला आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मसला आया। अब मामला आ गया है 17C का। 17C के बारे में कहा जाता है कि जब जिस दिन चुनाव होता है और कितने वोट पड़े, कैसे कैसे वोट पड़े, महिला के कितने, पुरुष के कितने, उन तमाम चीजों पे का एक लेखा जोखा होता है। और जितने एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट हैं पार्टियों के या इंडिविजुअल, उनको दिया जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मसला आया है कि क्यों ना ये जो 17C है, फॉर्म 17C, वो आप सार्वजनिक करें, अपने पोर्टल पे डालें। और ये मामला तब आया जब आप के जो आंकड़े हैं चुनाव के नतीजे में, आंकड़े के कितने परसेंट वोट पड़े, 10-10 दिन, 11-11 दिन के बाद अपडेट होता है। और जो पहले दिन बताया जाता है उसके 10 दिन बाद, 11 दिन बाद, इस तरह के जो अपडेशन होता है, हर बार 4% से लेकर 5% वोट बढ़ा के उसमें अपडेट किया जाता है। तो इससे एक लोगों की आशंकाएं थी कि इसमें कुछ मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्यों है और किस लिए क्या है, उस पर हम अभी बहस नहीं करेंगे। लेकिन 17C एक मामला आ गया है, उसको लेके एक बातचीत सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि क्यों ना आप इसको सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट का था कि अभी समय नहीं है और टाइम लग जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, हम तो दे देते हैं जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये एक है, लेकिन 24 तारीख को फिर से सुनवाई है, उसमें क्या होगा और क्या निर्णय लिया जाएगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राम कुमार जी हमारे साथ हैं। राम कुमार जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी 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 जी। और जी, तो हम्म। जी, तो अ, आप जी लखनऊ से हैं, और लखनऊ से के साथ साथ पूरे लखनऊ के आसपास के तमाम जिलों में, पूर्वांचल के तमाम जिलों में, बुंदेलखंड के तमाम इलाकों में लगातार दौरा कर रहे हैं। तो इनसे आप जानेंगे कि वहाँ जो दिखाया जा रहा है, और दिखाया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई कह रहा है कि 10 सीट इंडिया गठबंधन के मिलेंगे, कोई 15 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, कोई कह रहा है। किसी के उसमें कोई एक साम्यता या समानता दिखाई नहीं दे रही है। हम्म। कुछ लोग हैं उत्साहित हैं कि नहीं, इस बार मामला एकदम उल्टा हो गया है। और उसी उत्साहित वाले जो कुछ लोग हैं जो लगातार जमीन पे देख रहे हैं चीजों को, शायद वो ज्यादा बेहतर दिखा पाएंगे समाज को, आईना दिखा पाएंगे हमारे सामने कि क्या है हकीकत। तो राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीच चुनाव में हमने आपको हम्म। डिस्टर्ब किया है, तो और बहुत समय बाद समय भी हो गया था आपसे मिले हुए। तो
दो चीजें हैं। एक तो आज 17C का जो मसला उभर के आया है, ये कितना हेरा फेरी रोकने में कुछ उससे कोई कुछ मतलब ब्रेक लगेगा। एक तो ये है। दूसरा, अभी जो पांचवें चरण का इलेक्शन है और वो फिर उधर की ओर, लखनऊ से अब उधर की ओर, पूर्वांचल की ओर अब रुख कर लिया है। तो शुरू से लेके और अब तक की क्या क्या ट्रेंड है और कैसे आप देख रहे हैं चीजों को, और 17C के बारे में थोड़ा सा आप बताएं जी। चुनाव भी आप चूंकि लड़वा चुके हैं तो शायद ज्यादा बेहतर, जी 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 आपसे ज्यादा जी। बेहतर कोई नहीं जान सकता है नहीं, मैं जी। बहुत बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़वा चुका हूँ, देख चुका हूँ। और आज इस इलेक्ट्रॉनिक युग में 17C की बात मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रही है। हम लोग जब इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक युग नहीं था, जब इतना मतलब जो संचार क्रांति नहीं थी, उस समय जब चुनाव लोगों को लड़वाते थे तो हर पोलिंग बूथ को में हर एजेंट को ये दिया जाता था, इतना वोट हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, सबको फॉर्म साइन करके वो सब जितने एजेंट होते हम्म सब साइन करते थे, और पीठासीन अधिकारी बाकायदे हम्म साइन और मोहर लगा करके देता था। और उस समय अखबार में अगले दिन, जब अब केवल अखबार निकलता था, टेलीविजन की क्रांति नहीं हुई थी, अखबार निकलता था, तो अखबार में अगले दिन आ जाता था चुनाव आयोग ने ये जारी किया कितने परसेंट वोट इस राउंड हम्म में, इतने परसेंट पोल हुआ। तो उस समय चुनाव आयोग के पास कौन सा तंत्र था कि भाई जो है वो चुनाव आयोग उस समय, जब हम्म इतनी संचार क्रांति भी नहीं थी, उस समय वो जारी कर देता था अगले दिन अखबार में, क्योंकि ये पता चलता नहीं था कहाँ कितना पोलिंग हुआ, ये उससे बात नहीं पता चलती थी। लेकिन उस समय अखबार में अगले दिन पढ़ने को मिलता था कि चुनाव आयोग ने ये जारी किया। जी इसका मतलब वो जिले का जो पीठासीन अधिकारी होता, जिले का जो चुनाव इंचार्ज होता है, डीएम, डीएम को जी। सारी रिपोर्ट शाम को जो जितने भी पोलिंग एजेंट, जितने भी मतलब वो पीठासीन अधिकारी सारे जो है वो डीएम को रिपोर्ट करते थे। डीएम ऑफिस उसको कैलकुलेट करके तुरंत चुनाव आयोग के भेज देता था, और चुनाव आयोग अगले दिन उसको पब्लिश कर देता था। तो प्रिंट मीडिया में नेक्स्ट डे सुबह प्रिंट मीडियम पढ़ने को मिलता था। तो उस जी समय चुनाव आयोग, जब ये भी क्रांति चुनाव आयोग के पास थी, तो अब कौन सी दिक्कत हो गई चुनाव आयोग के पास कि पीठासीन अधिकारी उनका है, पीठासीन अधिकारी सबको साइन करके देता, पीठासीन अधिकारी तुरंत डीएम को साइन करके भेजता है। डीएम के पास कैलकुलेशन के लिए एक स्टाफ बैठा हुआ था, चुनाव का पूरा स्टाफ बैठा रहता है, जो स्टाफ पूरी तरीके से चुनाव कैलकुलेशन करके 2 घंटे के अंदर वो जो है डीएम को पकड़ा देता। डीएम रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे इलेक्शन कमीशन को सर्कुलेट दे देता है, वह हमारे जिले में इतनी पोलिंग हुई, ये टोटल उसका रिजल्ट है। और चुनाव आयोग जो है पूरे जहां जहां पोलिंग हुआ उसका इकट्ठा करके अगले दिन दे सकता है। लेकिन अब ये नया फार्मूला आया है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करने में देर लगती है। उस समय कैलकुलेट करने में चुनाव कौन सा तंत्र था जब कैलकुलेट करने में देर नहीं लगती थी, जब संचार क्रांति नहीं थी तब कैलकुलेट करने में देर नहीं लगती थी। अब कौन सा इतना संचार क्रांति हो गई, इतने माध्यम फास्ट हो गए हैं, चीजें बूथ वाइज अगर आप लेना चाहें तो बूथ वाइज आप ले सकते हैं। अब आपको देरी क्यों हो रही है? इसका मतलब कुछ दाल में काला है। काला है। तो जी जी वो जो है उसी से आपको वो समझ में आता है कि भाई ये जो पूरा, क्योंकि ये पूरा शक उसी जगह पैदा होता है कि भाई जी पहले जी। तो आयोग के पास कौन तंत्र था जो अखबार को दे देता था, अब कौन सा तंत्र नहीं है जो आप जारी नहीं कर पा रहे। 10 10 दिन आपको टाइम चाहिए। क्या है कि बूथ पे जाकर के चुनाव आयोग जो है जांच करेगा कि जो है वहां पर कितना पोल हुआ, कितना पोल नहीं हुआ, डीएम जो रिपोर्ट दे रहा वो गलत है, और जो लोगों ने पोल किया वो गलत है, आप रीचेक करके आप जो है लोगों को जारी करेंगे। ये तो मतलब पूरी तरीके से इसी में ही जो लोगों का ईवीएम के प्रति भरोसा उठ रहा है, जो लोगों का इस पूरे चुनावी तंत्र से जो भरोसा उठ रहा है, वो यही यही एक वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे, चुनावी तंत्र पे लोग जो है मतलब अपना भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। ये अल्टीमेटली जब ये 400 पार 400 पार कह रहे हैं तो उन्हें लगता है कोई ना कोई बेईमानी जरूर कर लेंगे। ये आम जनता के पास एक जो फ्री और फेयर इलेक्शन का जो पूरी बात होती है, उसी जगह एक शंका उसके मन में पैदा होने लग जाती है। और नंबर एक बात ये कि भाई इसमें कहीं जब पहले डिक्लेयर हो जाता था तो अब डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है?
अगर ये इसको वो डिक्लेयर करते हैं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा वही पुरानी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, नई बात कुछ नहीं कही। भाई 24 घंटे के अंदर आप क्यों डाटा डिक्लेयर नहीं कर सकते? जब आपके हर जिले में डीएम बैठा हुआ है, डीएम पूरे जिले की जब आपको रिपोर्ट लेकर के आपको पकड़ा रहा है, तो डीएम की सब डीएमओ की रिपोर्ट, भाई डीएम लेता 2-3 घंटे कंपाइल करने में, 4 घंटे आपका इलेक्शन कमीशन के पास पूरा 24 घंटे आपका ऑफिस चलता है, वहां कंपाइल करके आप सुबह तक जारी कर दीजिए, अगले दिन जारी कर दीजिए। तो वो मतलब जब नहीं जारी करना चाहते हैं, उसी जगह उनकी मंशा में थोड़ा सा खोट जो है दिखने नहीं, लग ये जाता थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि यदि जारी नहीं कर रहे हैं 10 दिन 11 दिन बाद जब डाटा लेके आ रहे हैं, है। तो क्या करना चाहते हैं? मैंने इसके बीच में वो कोई क्या करना चाह रहे होंगे कि इस खेल क्या करना चाहते हैं? अब इसी में ही वो जो जनता का जो शक है कि ईवीएम मशीन हम्म। बदल देंगे, हमने तो अच्छा। भूल कुछ किया, ईवीएम मशीन बदल करके दूसरी ईवीएम मशीन ला करके खड़ी कर रख देंगे आकर के जो है, जिसमें हम्म। मतलब पहले से उनकी, क्योंकि ऑलरेडी चुनाव कमीशन कह चुका है कि उसके पास जो ईवीएम मशीन है, देश के अंदर जो ईवीएम मशीनें हैं, इतनी ईवीएम मशीन उसके आउट ऑफ कंट्रोल है। ये चुनाव आयोग हम्म। का ही मतलब कहना है, हमारा आपका कहना नहीं है कि इतनी 19 मशीनें, लाख 19 लाख, जी जी। हाँ इतनी मशीनें देश के अंदर आई, इतनी मशीनें चुनाव आयोग के कंट्रोल में है, इतनी मशीनें चुनाव आयोग के कंट्रोल के बाहर हैं। तो वो जो कंट्रोल हम्म। के बाहर मशीनें हैं, वो किससे कंट्रोल में है, और उसका कंट्रोल और फिर इलेक्शन कमीशन के साथ क्या एनेक्सेस है, फिर वो बात हम्म। उसके साथ जो है थोड़ा जनता का विश्वास अविश्वास इसी जगह दिखता है कि वो जो चुनाव कमीशन के कंट्रोल के बाहर जो मशीनें हैं, वो मशीनें क्या कर रही हैं, उन मशीनों का क्या खेल है, वो पूरा जो है देखना वो एक इम्पोर्टेंट। तो इसी जगह डाउट होता है कि जो बाहर मशीनें हैं और जो चुनाव हो रही मशीनें, उन मशीनों के बीच क्या लेन देन है, क्या उनके बीच आपस में जो है मतलब कनेक्शन है कि कौन सी मशीनें आ रही हैं, कौन सी मशीनें जा रही हैं, कौन सी मशीन स्ट्रांग रूम में जमा हो रही है, कौन सी मशीन स्ट्रांग रूम से बाहर जा रही है। ये जो पूरा जो मामला है, खेल उस जगह मतलब इसमें अगर वही खेल आइडेंटिटी, है। वही जी खेल जी है जी। पूरा, कि जो खेल रहे हैं। मशीनें बाहर हैं, जो चुनाव आयोग के कंट्रोल के बाहर है, और वो फिर जी। कंट्रोल के एक अंदर चीज आकर एक के। चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप चुनाव लड़वा चुके हैं, काउंटिंग करवाने में भी रहे होंगे। हम्म। जब आप जाते हैं वहां, जब काउंटिंग एजेंट जो जाता है, हम्म। तो क्या ये जो फॉर्म 17C है, हम्म। वो भी लेके जाता है मिलान करने के लिए, या? नहीं, वो लेकर के जाते हैं मिलान करने के लिए। हाँ तो हाँ। अब वहां पर मान लिया एक विधानसभा में मतलब जो है मतलब 70 काउंटिंग के लिए जो है बूथ लगाए गए। जी जी। तो हर काउंटिंग पे जिस राउंड की जो काउंटिंग हो रही है, उस राउंड का एक अपना जो है वो लेकर के बैठा हुआ है, फिर वहां वो नोट करता हमारे यहाँ इतना पड़ा हुआ है। फिर एक सेंट्रल हम्म। टेबल होती है जहाँ डीएम बैठा हुआ होता है। फिर वो जी जी। सारे जो हर बूथ के रिकॉर्ड है वो सेंट्रल टेबल पे वो रिकॉर्ड डाउनलोड किए जाते हैं कि भाई इस बूथ से इतना आया, 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 इस बूथ से इतना आया। अगर सेंट्रल हम्म। टेबल पे बैठा हुआ आदमी वो हम्म। जो बूथ की काउंटिंग आ रही, उन काउंटिंग को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, तो आपने काउंट कराया 1000 वोट। थोड़ा सा एक मैं आपसे कैमरा थोड़ा जो है, और आप ले आए बीच में, हाँ। अ, आधा चेहरा दिख रहा था जी, आप अच्छा, सही लग रहा है जी। जी तो जी। जैसे हम्म। मान लिया हम्म। आपने अपने बूथ पे 1000 वोट काउंट कराए, 1000 वोट हम्म। में आपको 600 वोट मिले और दूसरी हम्म। पार्टी को 400 वोट मिले। मान लिया दो ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, तीसरा इंडिपेंडेंट और उनका छोड़ दीजिए। हम्म। तो अब वहां सेंट्रल टेबल पे जा रही है, तो 70 बूथों से एक सेंट्रल टेबल बनी हुई है। तो हम तो ईमानदारी के साथ अपने बूथ का लेकर के जा रहे हैं ना, कि हमारे बूथ में जी इतना जी। निकला, आप अपने बूथ का हम्म। लेके जा रहे हैं अपने। लेकिन टोटल काउंटिंग क्या डिक्लेयर होती है, वो तो जी। वो जो डीएम बैठा हुआ उसके हाथ में है। हम्म। वहां पर भी एक खेल होता है। तो वहां पर नियम यह है कि हर जो रिकॉग्नाइज पार्टी का एक एक एजेंट वहां बैठेगा, जो हम्म। उसके एजेंट ला रहे हैं जो काउंटिंग वहां से, उस काउंटिंग को वो जोड़ेगा, सब पार्टियों के लोग जोड़ेंगे, फिर इलेक्शन जो डीएम के यहाँ जो जोड़ हो रहा है सब जोड़ों को मिला करके तब डिक्लेयर करेंगे। मान लिया जी डीएम ने एसएसपी को बुलाया, बोला डंडा फटकाओ भगाओ इनको, तो वो डंडा हम्म। फटकाए, वो भाग गए, और फिर डीएम साहब जोड़ करके
डिक्लेयर कर दे रहे हम्म, हैं, तो उसमें आप क्या कर लेंगे? फिर आप हम्म, जाइए, मतलब जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चैलेंज करते रहिए, फिर 5 साल हम्म, चुनाव लड़ते रहिए, वो मुकदमा लड़ते रहिए। तो वो जो सेंट्रल टेबल पे खेल होता है, काउंटिंग से लेकर के हम्म, सेंट्रल टेबल तक जो जाती है, उसमें जो खेल होता है, वो खेल भी एक महत्वपूर्ण खेल होता है। अगर आपका डीएम आपके फेवर का है, तो 10, 20, 50 हजार वोट यूं यूं उड़ा देगा वो, कि आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ। जब तक आप पूरी, मतलब जो है, सारी टेबलों का टेबल मिलाते रहेंगे, सब कुछ होता रहे, तब तक सर्टिफिकेट दूसरे के हाथ में जाके वो निकल चुका होगा। तो ये भी हम्म, खेल वहां पर जो है, बड़ी बारीकी खेल वहां से खेला जाता है, उस जगह पर होता है। इसीलिए हर आदमी जो सत्ता में रहता है, ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके का, डीएम अपने तरीके का, एसडीएम अपने तरीके का, एमएलए चुनाव में एसडीएम अपने तरीके का रखता है, हम्म, पार्लियामेंट चुनाव में डीएम अपने तरीके का जो है वो हाँ अपॉइंट करने की कोशिश करता है। तो ये जी जी खेल भी जी। वहां पर काफी जो बड़े, अब वहां पर अगर मतलब 1 लाख 2 लाख से हार जीत है, तो वो क्या कर लेगा? लेकिन 10, 20 हजार से 5 हजार से अगर हार हम्म, जीत है, तो डीएम के बाएं हाथ तक खेल है। हम्म, तो उसमें हम्म, डीएम को उसमें किसी से पूछना नहीं है, वो बाएं हाथ तक खेल है, इधर को उधर कर देगा वो जो है। आप रिकाउंटिंग का अपील करते रहिए, पुलिस वाले डंडा फटका के आपको बाहर भगा देंगे। आप जनता में जाके अपील करते रहिए, अखबार में जाके अपील करते रहिए, मीडिया में अपील करते रहिए, सर्टिफिकेट चला गया हम्म, जहां जाना था जो है वो। लेकिन अगर उसकी जीत हार की रेंज लाखों में पहुंच गई, तब फिर उसके बस में भी नहीं रह जाता है। तो उसके फिर वो हम बस कितना में भी नहीं। मैनिपुलेट करे? फिर वो हम्म, फिर वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये मैनिपुलेट छोटी हार जीत में कर सकते हैं आप। बड़ी जब हार जीत होने लग जाती है, वहां पर आपका मैनिपुलेशन बस का नहीं रह जाता है। हम्म, तो वहां पर जी ये खेल खेला जाता है। जी। ये तो हो गया। हाँ, ये यदि मान लीजिए कि सार्वजनिक करते हैं अपने पोर्टल पे, तो इसका कोई असर हम्म। पड़ेगा थोड़ा बहुत भी नहीं, डेफिनेटली उसका काउंटिंग? परसेंटेज पे तो असर पड़ेगा। कि मान लिया हम्म, कि एक काउंटिंग हो रही है, अब हम्म, काउंटिंग में मान लिया एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब जो है 50% वोट पड़े, तो पचास हम्म, परसेंट वोट तो लोगों को पता ना कितने हुए। और काउंटिंग के बाद हम्म, जब डिक्लेयर हो रहा है चुनाव, और फिर इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर रहा है कि कितने परसेंट काउंट हुए, तो उसमें तो हम्म। पकड़ा जाएगा ना कि जब परसेंटेज इतना जो है पोल हुआ यहाँ, अच्छा अच्छा, ये तो मामला हो जाए। तो इतना परसेंटेज पोल हुआ, तो काउंट इतना क्यों हो गया? जी भाई जी काउंट जी। इतना आगे बढ़ कैसे बढ़ गया? भाई 50 हजार हम्म, पोल हुआ, 60 हजार कैसे काउंट हो गया? हम्म, तो वो उस जगह पर पकड़ा जाएगा जो है, वहां पर पकड़ा जी जा सकता है वो, कि जी जी। 50 हजार पोल हुआ, 60 हजार काउंट कैसे कर लिया आपने? तो हम्म, वहां पर जो है मतलब वो जो ईवीएम बदली जा रही है, उस खेल को थोड़ा चेक लग सकता है, चेक लग जाएगा वहां पर जो है। चेक लग जाएगा। हम्म। और शायद इसीलिए आनाकानी कर रही तो है एसीआई। इसीलिए इसीलिए आनाकानी कर रहे हैं वो जो है। जी जी। तो हम्म। मैं अभी सेकेंड राउंड में हम थोड़ा आएंगे आपके हम्म। पास कि उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं उस जी जी जी। पर। तो अ, अब हमारे साथ 3 लोग जो पैनलिस्ट हैं जुड़ गए हैं। हम्म। अ, हाँ, अनिल कुमार जी हैं, अनिल कुमार राय साहब। अ, हमारे कहिए कि फिलासफर भी हैं, और हम्म। बहुत अच्छा हम्म। इनकी समझ है। हम्म। विघ्नेश भाई एज यूजुअल, हम्म। उनको हम कह सकते हैं हमारे सबसे सहयोगी। और नित्यानंद जी हमारे साथ हैं। शुरुआत की थी कि 17C को सार्वजनिक करने की बात हुई। तो बात यह हो रही थी कि भाई हुआ, ये यहाँ तक मामला क्यों आया? पहले भी होता था, लोग 17C ले जाते थे, बता देते थे कि इतने वोट पड़े हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है? और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो वो मिड टर्म में गए हैं, जब वीवीपैट का मसला खत्म हो गया, 4 चरण के चुनाव हो गए, और फिर भी सुनवाई हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला गया है कि आप 24 तारीख को तैयारी करके आइए और बताइए कि क्यों न डाला जाए। तो इसी पे एक तो पहले राउंड करेंगे, उसके बाद सेकेंड राउंड है कि क्या स्थिति है 5वें चरण में। अ, किस तरह का अभी पहले वाला ट्रेंड रहेगा, या ट्रेंड बदलता हुआ जा रहेगा, या बीजेपी फिर से मतलब पिच पे जम रही है, क्या हो रही है, वो बात करेंगे। अनिल सर, आप से हम इस पे थोड़ा सा 17C पे
हम जानना चाहेंगे कि इसका कोई, यदि सार्वजनिक होता है, पोर्टल पे आता है, तो कहीं से थोड़ा सा भी चेक बैलेंस लग सकता है, जैसे राम कुमार जी बोल रहे थे? जी हाँ, जी हाँ। राम कुमार जी ने बहुत अच्छी तरह ही यह बात कही है। हम्म। सारी बातें उन्होंने कही दी है कि जितनी पारदर्शिता होती है व्यवस्था में, उतना ही सब कुछ सुव्यवस्थित होता है। यह एक सामान्य सा सिद्धांत है। और ज्यों ही कहीं अगर आप कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो खोट है, या कुछ आप गलत दिशा में इसको ले जाना चाहते हैं। ये एक सामान्य समझ, एक पब्लिक कंसेप्शन है, सो इस तरह का बनता है। तो स्वाभाविक है। तो हम्म। इस तरह कल की बात ही कल की ही बात है। प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने एक मैसेज किया इसी संबंध में। इस तरह की बातें हो रही हैं, या 5-6% के वोट का जो अंतर दिख रहा है, वह सो घातक हो सकता है। इस आशय का हुआ था। तो इस तरह की चीजों, इस तरह की आशंकाओं को जन्म देने का काम तो चुनाव आयोग कर रहा है। और स्वाभाविक था कि उसके लिए आवश्यक यह था, स्वाभाविक रूप से यह आवश्यक था कि वह जन विश्वास को, कि लोकतंत्र में लोगों की आस्था है, चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास है, इस बात को कायम रखने की भी जवाबदेही चुनाव आयोग की थी। अगर इस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं और आज हमको इस पर बैठ करके विचार करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पर से हिलता जा रहा है। यह चिंता का विषय है। यह बड़ी चिंता का विषय है कि जी लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर से हिलता चला जा रहा है। कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल जी जी। रहा। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। और आप यह ज्यादा त्रासदी वाली बात है। दिनेश जी, आप जब भी बातचीत होती थी तो आप 17C की बात हमेशा करते थे, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, ना लड़वाया हूँ, ना मुझे बहुत कुछ जानकारी है इसके बारे में। तो वो जो आप आशंका व्यक्त कर रहे थे, वो फिर से आ, मतलब पटल पे आ गया है। मतलब एडीआर और हेलो। कॉमन कॉज। जी। कॉमन कॉज और एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया याचिका, और उस पर सुनवाई भी हो गई। और अ, 3 जजों के बेंच ने, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी हैं, उन्होंने कहा कि क्यों ना डाला जाए भाई, आप बताइए। तो उनके वकील ने कहा कि ये तो हाथ में दे ही दिया जाता है, अब अलग से कुछ देने की बात नहीं है। लेकिन राम कुमार जी जिस बड़े उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, वो तो और खतरनाक है। तो अभी क्या इससे कुछ थोड़ा सा भी जो यदि सार्वजनिक किया जाता है या पोर्टल पे डाला जाता है, तो कुछ थोड़ी सी कहीं से कोई चेक बैलेंस की बात हो सकती है, कहीं से कुछ थोड़ा सा बेईमानी पे नकेल कसी जा सकती है? विघ्नेश जी, आपको बात कर रहा हूँ। अच्छा। जी। हाँ, मैंने सोचा अनिल जी से। ना, हाँ, अनिल जी से तो बात हो गई, हम आगे आपसे, जी क्योंकि जी मैंने जी। आपको कहा कि भाई 17 सीट पे लगातार आप बातचीत करते रहे। मैंने सुन लिया था। और 17C जो है, 17C, फॉर्म 17C, इसके ये जब जो पूरी प्रक्रिया थी वो शंका के दायरे में थी, और लोग इस पे तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। खास करके जो ऐसा वर्ग है जिसकी जानकारी अ, संवैधानिक प्रक्रियाओं के बारे में अधिक है,
जो जानकारियां रखती हैं, जैसे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की भी आपने बात की, तो शंका सबके मन में है, और शंकाओं को आप निर्मूल भी नहीं कह सकते, बेवजह भी नहीं कह सकते, क्योंकि समय समय पे काफी सारी जानकारियां और वीडियोस छन छन के आती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें कहीं ट्रकों पे ईवीएम लदे हुए दिखते हैं, कहीं ईवीएम्स बूथ के बाहर किसी और जगह पे पाए जाते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं ये आखिर होती क्यों है? बहुत ही तपाक से जो मेन स्ट्रीम मीडिया की दुकानें हैं, अ, उनके जो व्यापारिक घराने हैं, वो बड़े तपाक से बोलती हैं कि भाई पहले जो है वो बूथ लूटे जाते थे और बेईमानियां होती थी। तो क्या आज अगर पारदर्शिता की कमी है, आज अगर हर प्रक्रिया शंका के दायरे में है, तो क्या इसे बेईमानी नहीं मानेंगे? चलिए हम एक पल को नहीं मानते, तो कुछ सवालों के जवाब तो चाहिए होंगे ना। कुछ सवालों के जवाब चाहिए होंगे कि आखिर जो मतदान, बहुत अच्छे से राम कुमार जी ने भी बताया था, उसको रिपीट करने से फायदा नहीं, कि मतदान होने के अगले दिन जो है, उस जमाने में भी जब डिजिटल इंडिया नहीं हुआ करता था, उस जमाने में भी अखबारों तक सारी खबरें पहुंच जाती थी, क्योंकि रात शाम तक जो आंकड़े आते थे वो कलेक्टर साहब के पास आ जाते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आ जाते थे, और अगली सुबह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो आंकड़े या रात को ही वो आंकड़े इलेक्शन कमीशन को भेज दिया करते थे। सवेरे तक वो आंकड़े या फिर रात में ही वो आंकड़े इलेक्शन कमीशन से भी जारी कर दिए जाते थे। उस रात को ही और पूरी रात काम किया जाता था, तो वो आंकड़े जारी हो जाते थे, और इस तरह अगली सुबह जो है लोगों को एक स्पष्ट मतदान का जो प्रतिशत रहा है, कहाँ कितनी वोटें पड़ी हैं, कहाँ पे क्या घटनाएं हुई हैं, वो सारी जानकारियां मिल जाती। अब जो है 11 दिनों बाद या 4 दिनों बाद या 5 दिनों बाद मतदान के आंकड़े जारी हो, शंका की बात तो है ही। दूसरी, इन दो पहलुओं को, जो बेसिक पहलू हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। दूसरा पहलू है कि 4 दिन या 11 दिन बाद जो आंकड़े जारी होते हैं और जो इमीडिएट आंकड़े होते हैं, उसके बीच में प्रतिशत का बहुत बड़ा गैप होता है। और एग्जैक्ट देखिए, प्रतिशत का गैप होता है, वो दूसरे पहलू का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि उसमें संख्या नहीं लिखी जाती कि कितने मतदाताओं ने मत किया। चलिए, प्रतिशत आपने काउंट किया होगा, तो प्रतिशत आपने जो मतदाताओं की संख्या उसके हिसाब से काउंट किया होगा। जब आपके पास फॉर्म 17C आई होगी तो मतदाताओं की संख्या भी आई होगी हर जगह से, उसको जोड़ के आपने प्रतिशत निकाला होगा। तो जब उसको जोड़ के प्रतिशत निकाला, तो वो जो मतदाताओं की संख्या है वो कहाँ कहाँ गायब हो गई? तो अस्पष्टता तो हर जगह पे है। यहां तक कि
जो शंकाएं मैं जाहिर करता रहा हूं या हमारे मित्र काफी सारे जाहिर करते रहे हैं, तो हमारा मानना ये है कि आप जो भी आंकड़े जारी करें, अगर 4 दिन भी लेना चाहें, 11 दिन भी लेना चाहें, तो पहले फॉर्म 17C, जो फॉर्म 17C है, उसकी प्रति उस शाम को जितने भी पार्टिसिपेटिंग दल हैं, उन दल के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित कॉपी मुहैया करवा दी जाए। उसके बाद आप 5 दिन भी लेंगे तो लोगों में शंका की बात नहीं आएगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उससे एक कदम आगे बढ़ के ये कहा है कि भाई आप फॉर्म 17C जो है वो अपने वेबसाइट्स पे अपलोड कर दीजिए, नेक्स्ट डे अपलोड कर दीजिए, शंका ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो नहीं होने का कोई वैलिड रीजन, कोई आ, उसका 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 कोई एक तार्किक जो पक्ष है वो चुनाव आयोग को तो रखना पड़ेगा, और वो रखना भी चाहिए। जी, एक इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला था, एसबीआई ने कहा कि हमको 3 महीने लगेंगे पूरा कैलकुलेशन करने में, और अगले दूसरे दूसरे दिन उन्हें देना पड़ा। 2-4 दिन के बाद पूरा वो भी देना पड़ा, नंबरिंग भी देनी पड़ी, सीरियल भी देना पड़ा। और ये कोई इतना बड़ा टेढ़ा काम नहीं है। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, हर फोन में स्कैनर होता है, मोबाइल में मतलब फोटो ले सकते हैं। ये एक अबूझ पहेली है। क्या यदि लगा दिया जाए तो कुछ संभावना है कि थोड़ा सा जो इनकी जहां से हेरा फेरी की करने की गुंजाइश बचती है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा, मतलब हम तो नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कोई उसकी गति को रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। क्या ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा जो है वो नियंत्रण हो सकता है, थोड़ा क्या बहुत हद तक नियंत्रण हो सकता है। ये जो अभी राम हम्म कुमार कह रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके लेवल पे जो खेला होता है, हम्म पे जो खेला होता है वो भी संभव नहीं है उसके बाद, क्योंकि फॉर्म 17C की प्रति यदि आपके पोलिंग एजेंट के पास है और सबसे मंगवा के आपने भी काउंट कर लिया एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, ठीक है, जी। आपके पास प्रति या फिर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो हम्म आप एक्स्ट्रा वोट्स कहां से लाएंगे? फिर तो जो हेर फेर होना होगा, हेर फेर उसके बाद भी हो सकता है, वो हम्म। तो मत उसी में पड़े होगा, उसी के उसी में अंदर हो। वो जी ईवीएम जी। हो जाता है। लेकिन चुनाव आयोग के स्तर पे या फिर प्रशासनिक स्तर पे दूसरे किसी तरह के हेर फेर से आप बच सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो एक राउंड हम अभी इसी पे बात करेंगे। नित्यानंद जी, आप बहुत निराश हैं इस पर, मतलब अ, जिस तरह की भूमिका है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन के बनने से लेके और अभी तक की जो प्रक्रिया है, उसी में एक बहुत बड़ा झोल है। ईवीएम तो एक मशीन है जिसको चलाती है कोई मशीनरी चलाती है। तो अभी जो एक मसला आया है कि 17C को डाल दिया जाए, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी लग रही है कि डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा? क्योंकि नहीं, चुनाव देखिए, तो हाँ। आ, मैं मतलब मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जो लोकतंत्र की चिंता करते हैं और जो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बची रहे, लोगों के अधिकार बचे रहे, वो सभी निराश हैं। विशेषकर इस चुनाव आयोग, कथित रूप से आप लोग चुनाव आयोग करके कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग एक संस्था है, उसमें जो व्यक्ति अब बैठा हुआ है, ये मेरे शब्द नहीं है,
मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि हालांकि उन्हें कोई नहीं पूछता, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा कि वो मोदी का चपरासी है, ये अवेलेबल है, ये उन्होंने कहा। हालांकि ठीक है, मैं उनकी बातों का समर्थन नहीं करता कि इस तरह के शब्द कहे जाए। बावजूद इसके आप ये देखिए कि जो चीज पहले मतलब होती थी, जो चीजें हो रही थी, और जो भी हारे जीते उससे मतलब नहीं था, लेकिन एक आंकड़ा, एक जागरूक जो नागरिक है, जो मतदाता है, उसके सामने ये रहता था कि कितने लोगों ने इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया, जिसको ये उत्सव बोलते हैं, लोकतंत्र का उत्सव, उसमें कितने लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है, इसका एक रिकॉर्ड रहता था, पता चलता था कि इतने लोगों ने वोट दिया। वैसे भी भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें आप देखेंगे कि अगर आप औसत निकालें तो करीब 35 से 40% लोग इसमें भागीदार नहीं रहते, जो मतदाता है उनके मान लीजिए 60-65 जो भी है एवरेज निकाले, तो कुल निकालेंगे तो मान लीजिए, मैं ये मान के चलिए कि 50% से थोड़े ऊपर लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें भी आप आंकड़े नहीं देना चाहते। एक और चीज जो तमाम लोग, जो शुरू में राम कुमार साहब, उसके बाद अनिल सर और विघ्नेश सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया, और ये मेरे भी जो दोस्त जो हैं, जो चुनाव करवाए हैं, जो उसमें मुख्य जो ऑफिसर रहते हैं, प्रिंसिपल है, वो एक गया में हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि भाई एजेंट रहते हैं, तमाम बातें हैं, तो जो राम कुमार सर ने कहा ना कि वो जो सेंट्रल टेबल तक जाने में, फिर गाड़ी में जब जाता है, मान लीजिए कि उसमें एक जो सिपाही है, उसके बीच में कब आपकी मशीन बदल दी जाएगी, क्या हो जाएगा, उसकी निगरानी कौन करता है? तो उस गाड़ी में निकल गया, उस गाड़ी में तो रहते नहीं है, मान लीजिए जो गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, तो बदलने का कई तरीका है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये तो संदेह उन्होंने खुद पैदा किया। अभी जो आयुक्त जो है तीनों, जो मतलब आयोग में जो तीनों लोग हैं, आप इनके व्यवहार को देखिए। तमाम चीजों के बावजूद देश का जो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर है, कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर है, वो लगातार हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे, और चुनाव आयोग के मुंह से चू नहीं हुई। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं नहीं जानता, लेकिन कन्हैया कुमार पे एक हमले का वो वीडियो आया और उसमें हमला किया। चुनाव आयोग ने क्यों नहीं उसमें कुछ कहा? उसमें नहीं आया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम मतलब एक सामान्य नागरिक के नजर से देखें कि एक आदमी जो चुनाव करा रहा है, जिसके पास सारी पावर है, तो उसकी निगरानी कौन करेगा? क्योंकि वो सबकी निगरानी कर रहा है। बंगाल में आपको डीएम बदलना था, एसपी बदलना था, जहां जहां मतलब जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां पे आपने डीएम बदल दिए, सेंट्रल फोर्सेस भेज दिए, अपने अनुसार ऑफिसर्स आपने दिए, तो आप तो निगरानी कर रहे हैं, आपकी निगरानी कौन करेगा? क्योंकि आप इन चीजों से बचना चाहते हैं। इसका मतलब हम ही नहीं कह रही, इसका मतलब कहीं ये जो कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तीन का, ठीक है, उसका एक नमूना हम लोग देख चुके। वो बीजेपी का ही आदमी था जो चंडीगढ़ में जिसने किया, वो तो बैलेट पेपर बकायदा कैमरा देख के चुरा रहा, मतलब कैमरे पर देखते हुए वो बैलेट पेपर में साइन कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था जिनको। ये मैं इसलिए कह रहा, तो रोज ऐसा नहीं है, ये इसलिए भी है। तो निराश वाली बात है, क्या आप खुश है क्या जो प्रक्रिया चल रही है? जितने पैनल में यहाँ लोग हैं उनमें से कोई इससे, मैंने शुरू में भी इससे पहले की चर्चा में एक बात कही थी, वो यह कि यह चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव जो है बहुत ही नियंत्रित उसमें, और बहुत तनाव में ये चुनाव करवाए जा रहे, दिखाने के लिए कि लोकतंत्र में हम चुनाव करवा रहे हैं। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, मैं ये मानता हूँ कि ये चुनाव के नाम पे तमाशा हो रहा है, ठीक है। ये पहले दिन से जिस तरह की लगातार एक व्यक्ति जो दूसरे पार्टी का प्रमुख है, वो लगातार जिस तरह का वायलेशन कर रहे हैं, आप 17C को छोड़िए, 17C इसलिए भी है, वो इसलिए भी संदेह के घेरे में है कि वो क्यों नहीं देना चाहते, वो कोर्ट में क्यों मना कर रहे हैं कि समय लगेगा, इससे पहले कैसे होता। तो ये मामला क्योंकि कोर्ट में है। दूसरी बात, इसमें कोर्ट की भी एक भूमिका है। मैं पहले भी, दूसरा आप एक कह रहे थे कि ईवीएम का मामला, ईवीएम का कोई मामला खत्म नहीं हुआ, ईवीएम का मामला अभी भी जारी है, ईवीएम में अभी भी संदेह है और वो मामला फिर आएगा। हालांकि कोर्ट के ऊपर जो लोगों का संदेह है, मेरा ये एक बात है, हम चारों लोग बैठे हैं, अगर किसी को नेता चुनना हो उसमें से, अगर हम में से 2 लोग भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमें ये व्यक्ति पसंद नहीं है, और आप पैनल के हेड हैं, तो हमारे ऑब्जेक्शन को आप क्या करेंगे? यहाँ पे कोई वीटो पावर नहीं है, लेकिन हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फला व्यक्ति का XYZ जो भी है, इनमें से हम कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है, हमें ये व्यक्ति इस पैनल पे नहीं है। लेकिन
आप कहते हैं, हम कहते हैं कि प्रक्रिया ये है, आप उस व्यक्ति को हटा देते हैं, उस संस्था के जज को हटा देते हैं और अब अपने मतलब मुताबिक जो है आप एक व्यक्ति को ले आते हैं और वो चुनाव करवा रहे हैं। इससे पहले पिछले चुनाव में आप जाइए कि चुनाव आयोग ने पूरा पूरा वक्त दिया कि प्राइम मिनिस्टर जाके तमाम योजनाओं का जो है उसकी घोषणा वो कर दे, तमाम योजनाओं की घोषणा टीवी पर कर दे, उसके बाद आप डेट देते हैं। और उस डेट वो जो जिस तारीख को चुनाव होना था उसकी डेट पहले बीजेपी ने पहले आउट कर दिया था, बीजेपी के उसमें ट्वीट पे आ गया। तो ये चीजें संदेह लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन ये जो अभी सर ने कह रहे थे, विघ्नेश सर भी कह रहे थे कि ये जो चुनाव आयोग के ऊपर जो संदेह है, जो एक आकांक्षा है, वो इसीलिए है, वो आशंका इसीलिए है आपके ट्वीट ऐसे हैं, आपके लगातार एक्शन इसी तरह के होते जा रहे हैं कि अब आपकी विश्वसनीयता खतरे में। और ये खतरा आपने खुद पैदा किया। बस एक बात और कि इसमें जो अब जो है 24 को जो सुनवाई होनी है कि तैयार होकर आई, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला जाएगा वेकेशन बेंच के पास, क्योंकि वहाँ छुट्टियां हो गई है ना। तो ये जो यहाँ समर वेकेशन जो है, जिस देश में करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, वहाँ अदालतों की भी समर वेकेशन होता है, ठीक है। तो ये जाएगा अब चीफ जस्टिस के पास ही जाएगा, दूसरे बेंच के पास जाएगा, अब जो होना होगा वो आप देखिएगा। लेकिन कुल मिला के मतलब व्यक्तिगत रूप से एक नागरिक के रूप में मेरा ये जो व्यक्ति अभी चुनाव आएगा, मेरा इस पर कोई भरोसा नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम कुमार जी, आप हैं तो आ जाइए। अब आते हैं थोड़ा दूसरे राउंड में। अब ये तो हो गया कि वो एक सुप्रीम कोर्ट और जिस तरह का चुनाव आयोग है उस पर नहीं जाएंगे। इतना लंबा जो प्रक्रिया शुरू किया, शायद इस इतिहास का सबसे बड़ा, भारतीय इतिहास का इतना सबसे लंबा चुनावी प्रक्रिया, और ऐसे दौर में जब सारे कम्युनिकेशन दूसरे गडकरी साहब ने 4 लेन 6 लेन सब जगह बना दिए और क्या क्या बता दिया कि पूरा देश कनेक्टेड हो गया। ऐसे समय में एक दौर था जब लोग, मुझे कहानियां याद है कि मतलब एक जगह तक तो बस या किसी चीज से जाया जा सकता था, उसके बाद जंगलों में पैदल, और दूसरे दिन पहुंचते थे और वहां कुछ पता ही नहीं था कि लोगों की यहाँ इलेक्शन भी हो रहे हैं। और कुछ ऐसा भी हुआ कि 2 दलों ने मिलकर कहा कि हाँ जी, आप लोग आपस में मिलकर डाल लीजिए, 400 वोट डाल दीजिए। और उसकी खबर ये आई, मतलब कि बीएसपी वाले ने आरोप लगा दिया कि हमसे ज्यादा वोट जो है बीजेपी वालों को दिला दिया गया है। तो बीएसपी और बीजेपी 2 ही पार्टियां थी वहां, बाकी कोई था नहीं। तो ये ऐसे भी घटनाएं थी, तमाम चीजें थी। लेकिन अब हर जगह विद इन 5-6 घंटे 7 घंटे के अंदर अंदर जिले में कहीं भी होगा तो आदमी पहुंच सकता है। अब वो उस तरह के दुरूह वाला मामला नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। हर गांव, हर कस्बा एक तरह से वहां गाड़ियां पहुंच रही हैं। शादी ब्याह के टेंट वाले भी पहुंच जाते हैं वहां। तो बाकी तो ये है, ये सब प्रक्रिया के बाद अब चलते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश। अभी सबसे ज्यादा अभी हॉट उसमें है। तो उसमें क्या आपको लग रहा है 5वें चरण के बाद पहले क्या स्थिति रही है, क्योंकि आप सीधे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे हैं, और क्या है स्थिति, थोड़ा सा हमें बताएं क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश है जहां से यदि बाजी पलट भी सकती है या जैसा है वैसे ही चलेगा। जी, अभी जो मतलब तमाम साथियों ने जो बात कही इसके बारे में, 17C के बारे में, इतना इलेक्ट्रॉनिक युग है कि हर पीठासीन अधिकारी को जब टीचर जाता है वहाँ, आजकल जो है सब स्कूल में तो कहा जाता है सेल्फी लेके डालो कि आपकी अटेंडेंस हो गई कि नहीं हो गई। अरे भाई 17C की सब में उससे जो है एजेंटों से दस्तखत करा के तुरंत वहां से मतलब जो है वो उसका जो है वो स्कैन करे, स्कैन करके तुरंत जो है वो डीएम और चुनाव आयोग के पोर्टल पे डाल दे। अब वो डीएम और चुनाव आयोग के जो कार्यालय में जो बैठे हुए सब लोग
सब लोग उनका मिलान करते रहे, वो आता रहेगा, मिलान करते रहे, मिलान कर करके सब जो है वो तो विद इन वो तो तुरंत ही विद इन नो टाइम जारी हो सकता है। आप हाँ, ऑटोमेटिक 4-5 मिनट में सब हो जाएगा। ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग कर दीजिए, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग करके कि कहाँ से क्या आ रहा, उसका परसेंटेज क्या आ रहा, किस तरीके का आ रहा, आकर के आप जो है ऑटोमेटिक जो है वो जारी कर दीजिए, आम आदमी डायरेक्ट देख सकता है उसमें। मतलब आजकल जो है हर चीज की प्रोग्रामिंग है, हर चीज की मॉनिटरिंग है, हर चीज की सब है। तो उसमें मतलब इतना जो है ये कहना और ये सब कुछ करना, इसमें मतलब सिर्फ जो है जी जी, सिर्फ मुझे सिर्फ थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी एक इसमें जोड़ना चाहता हूँ आप ही की बात में। आ, जैसे सुबह से काउंट मतलब वोटिंग शुरू होती है, तो ये आंकड़े कौन जारी करता है कि 10 बजे तक 20% वोट पड़ गए, 12 बजे तक इतने पड़ गए? तो ये तो जब इतना कम्युनिकेशन तेज है कि 12 बजे तक कितने पड़ गए, 2 बजे तक कितने पड़ गए, 4 बजे तक कितने पड़ गए, तो ये मतलब छोटा सा मामला, इसको संभालने में इतना क्यों टाइम लगाते हैं? तो ये मतलब पीठासीन अधिकारी मान हाँ 100 हाँ 100 उसको जो है 1000 लोगों की पोलिंग करानी है, तो 1000 लोगों की पोलिंग के हिसाब से वो कितना परसेंट पोल हो गया, वो तो हर एक वोटर पे वो करते रहते हैं ना, तो वो पीठासीन बताते अधिकारी रहते, बताता है, पीठासीन बताते अधिकारी होंगे ना बताता जाके रहता है जी जी। वो पीठासीन अधिकारी बताता रहता है कितने परसेंट पोल हो गया, कितना हो गया, क्या वो जो है वो उनके पास पूरा बस स्टाफ होता है, सब होता है। तो वो तुरंत ही जी, वो परसेंट तुरंत ही जोड़ते जाते हैं, साथ साथ जोड़ते जाते हैं वहां पर जो है वो कि कितना हर मैं परसेंट हो गया, कितना नहीं हो गया। जी जी जी, जब इतना परसेंट हो गया, फोन हम्म। करके जो ऊपर जो नहीं, चुनाव मैं अधिकारी है वही कह उसको रहा हूँ कि आप हाँ क्यों बवाल ले रहे हैं? आप पीठासीन अधिकारी को सीधे बोल दीजिए, वो फॉर्म अपलोड कर देगा, तो अपलोड कर देगा फॉर्म, वो खुद ही अपलोड कर देगा डायरेक्ट जो है। आप क्यों बवाल ले रहे हैं? इलेक्शन कमीशनर क्यों बवाल ले रहे हैं कि हमें काउंट करना पड़ेगा? वो सीधा अपलोड कर देगा, आप अपने आप प्रोग्रामिंग डाल दीजिए, उस प्रोग्रामिंग वो हम्म, अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है वो आ जाएगा वो जो है, उसमें क्या समस्या है? चलो खैर ठीक है, ये एक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट आजकल एक्टिव है, थोड़ा कर रहा है काम। हम लोगों को ये खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा मतलब जो पिछली बार कोर्टों से जो निराशा हुई थी, अब इस बार थोड़ा कोर्टों से जो है कि कम से कम मिनिमम एक लगाम लगाने जैसा दिख रहा है। अब वो आखिरी में क्या डाल देता है वो एक अलग सवाल, लेकिन बीच में लगता है कि नहीं लगाम टाइट की है और फिर बाद में एकदम जी लगाम छोड़ देते हैं वो। तो इससे थोड़ा जनता को थोड़ा सा भरोसा और विश्वास बना हुआ है। अब जी आ जी, जाते हैं उत्तर प्रदेश पे चुनाव पे। हम्म, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जब चुनाव के पहले जब चुनाव स्टार्ट हुआ था, तब सब हम्म, असमंजस में है, सारी चीजें मतलब जो है हमारे लिए भी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था। लेकिन फिर मैंने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और जो है नगीना, बिजनौर और ये सब मुरादाबाद ये होते हुए एक लंबा चक्कर 15 दिन का करीब हमने लगाया, पूरा चक्कर लगा करके फिर जब हम आए, 4 दिन मैंने चंद्रशेखर के यहाँ नगीना में लगाया, लगा करके जो है हम थोड़ा घूम फिर करके जब आए, आ करके जो मैंने फिर ग्राउंड रियलिटी देखी, वो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मतलब अलग है। आप किसी भी लोगों से पूछिए आप वोट किसे देंगे, वो सीधे अजी जो सबको लोग जो वोट देंगे हम भी उसी को दे देंगे, कोई नहीं बोलता है। लेकिन अंदर खाने इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग, जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो तो बोल रहा है, लेकिन जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग वो नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने सॉलिड तय कर रखा है। तो अब की इस बार जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग थी, वो पूरी की पूरी सोशल इंजीनियरिंग इस बार धरी की धरी उनकी रह गई। इस बार जो अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा मामला उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार आंदोलन चल रहा था, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षकों के खिलाफ, शिक्षकों का मामला, पुलिस भर्ती का मामला, अब जो है अग्निवीर का मामला, ये तमाम मामले जो पूरे तरीके से चल रहे थे, उसके साथ साथ इन्होंने जो मतलब बीजेपी ने अपने ताबूत में खुद ही कील ठोक ली, दूसरे ने नहीं ठोका। इन्होंने जो बोला 400 पार, 370, 400 पार, इस 400 पार को कांग्रेस और सपा ने ठीक से प्ले कर दिया। 400 पार का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। फिर उनके कुछ चंगू मंगू कर्नाटक में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में सब जो बोल पड़े कि हमें क्योंकि संविधान बदलना है इसलिए हमें 400 पार चाहिए। ये बात मतलब सामाजिक न्याय के जो पक्षधर लोग थे, खासतौर से दलितों के अंदर जबरदस्त ये बात घर कर गई। ये तो वास्तव में रिजर्वेशन को तो उन्होंने धता बता ही दिया है
जो हमें मिनिमम अधिकार, जो फंडामेंटल राइट अभी मिले हुए हैं, ये तो पूरी तरीके से मनुवाद को लागू करना चाहते हैं। संविधान अगर चला गया तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। और संविधान के साथ अपने आप को बाबा साहब के साथ जोड़ करके, और संविधान के साथ एक इमोशनल उनका रिश्ता है। संविधान जैसे इस्लाम में कुरान, वैसे ही ईसाइयों में बाइबल, हिंदुओं में रामायण और गीता दर्जन भर के ग्रंथ है। दलितों के लिए वो उससे कम नहीं है संविधान इस समय। उसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है, वो हम लोग वाकिफ हैं, लेकिन वास्तविक जो उनके अटैचमेंट वो उससे कम नहीं है। तो दलितों का अपना जो कोर वोट, जो चमार वोट या जाटो वोट कह लो, जो बाहिन जी का कोर वोट था, उसका 70% वोट पे कैलकुलेट करके बताओ, 70% वोट वो गठबंधन को जा रहा है। उसके साथ साथ दूसरी जो पासी जातियां थी, उनका भी 70-80% वोट जा रहा है। वाल्मीकि जो उनका रेगुलर धरोहर था, उसका 50% वोट बीजेपी को छोड़ करके उधर जा रहा है, और जितनी जातियां थी उनका वोट जा रहा है। तो ये पहली बार एक ऐसा मामला फंस गया, ये इस तरीके का सामाजिक वो मामला हो गया, और इसको राहुल गांधी ने जिस तरीके से उठाया, फिर बाद में अखिलेश ने पकड़ा। यहाँ दलित वोट जा रहा है, वो सपा की वजह से नहीं जा रहा है, वो राहुल की वजह से जा रहा है। कि हमें राहुल जो बात कह रहे हैं, राहुल की बात पे उन्हें भरोसा है, कांग्रेस की बात पे उन्हें भरोसा है, इसलिए वो जहां पर भी जो है हरा सकते हैं, जिस जगह पे हरा सकते हैं, वो उस जगह पर जा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ा होगा यहाँ पर कि यादव वोट तो पहले ही उनके साथ नहीं था, मुस्लिम वोट पहले ही उनके साथ नहीं था, ये जो दलित वोट मेजॉरिटी में जो गठबंधन के साथ जुड़ गया, उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयड लड़का अक्रॉस द सोसाइटी, उसमें कोई भी आप कास्ट क्लास बैरियर नहीं डाल सकते हैं, अक्रॉस द सोसाइटी, हर सोसाइटी का बच्चा, जो जिनके घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनके घर में मतलब इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, सारे के सारे लोग इनके खिलाफ है। तो जो हार्ड कोर बीजेपी का वोट था, वहां भी 50% का बंटवारा हो गया है। तो वहां भी हो गया है। ये वहां भी हो गया है। ये मैंने उन्नाव में पोलिंग के दौरान देखा कि उन्नाव मेरा गृह जनपद भी है, मैं रहता लखनऊ में हूँ, लेकिन उन्नाव मेरा गृह जनपद भी है। तो अपने गांव वगैरह में गया पोलिंग वाले दिन, थोड़ा हम घूम फिर के देखे जरा क्या है। तो मेरा एक था कि साक्षी महाराज जो है वो 4.5 लाख वोटों से जीता था पिछली बार। तो अन्नू टंडन कितना गैप कवर करेंगी, मैं थोड़ा उसमें ढूंढ रहा था। बाद में लगा मुझे कि अरे यह तो गैप है नहीं, यह तो 30-70 का पूरा फाइट हो रहा। मतलब अन्नू टंडन 70% वोटों पे खड़ी है, और साक्षी महाराज 30% वोटों पे खड़े हैं। और अच्छा। जो उनका कोर वोट, जो लोधी वोट है, लोधी वोट में 50% का बंटवारा। तो ये जो हालत पहली बार देखी, ये जो गांव में जो ग्राउंड रियलिटी, थोड़ा सा कैमरा और थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा क्यों। हाँ जी ये जी, जो हाँ ग्राउंड ये जो ग्राउंड रियलिटी बदल गई है। ये मैं मोबाइल पे हूँ तो मैं बैठा हुआ हूँ, तो इधर उधर अच्छा 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 अच्छा, हाँ हिल रहा है, हाँ कोई नहीं जी। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी बदल गई है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। मैं बांदा गया, चित्रकूट गया, महोबा गया, हमीरपुर गया, जालौन गया, एक भी सीट मतलब जो है उस पूरे रेंज में सारी सीटें बीजेपी के पास थी, एक भी सीट जीतती हुई नहीं दिख रही मुझे। बीजेपी के लिए ये जो अवध वाला जो कल का चुनाव है, और जो पहले इसकी चुनाव निकल चुका है, ये उनके लिए गोल्डन मतलब जो है वाला एरा था, जहां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनका पिछली बार था। पूर्वांचल में जाके फिर वो सामाजिक न्याय के आंदोलन में फंस जाएंगे वो। तो पूर्वांचल में तो चांस ही नहीं है उनको कहीं मिलने का, कुछ करने का। तो अभी की जो हालत है, मैं अगर मोटा मोटी मतलब प्रिडिक्शन करना, मैंने आपको बताया था बंद कर दिया, इसके पहले मैं बहुत करता था और एग्जैक्ट करता था, लेकिन मैं घूमने के बाद ही करता था। अभी भी मैं कम से कम 20-25 जिले घूमने के बाद ही मैं कर रहा हूं कि गठबंधन 50 से 60 सीटों को ऊपर जा रहा है, इससे कम नहीं आ रहा है। आप तो मतलब सारे सारे जो अनुमान है वो सबको आपने मैं सबको, इवन ये जो बाहुबली जो जिनको टिकट जिनके लड़के को दिया, ये हार रहा है।
ये हार रहा है। कासगंज वाला। नहीं नहीं, गोंडा वाला। और अच्छा। अयोध्या से लल्लू लल्लू सिंह 1.5 लाख से कम वोटों से हार जाए तो बता देना। 1.5 लाख कम वोटों से अगर न हारे वो, लल्लू सिंह अयोध्या सीट जहां रामलला को लाए हैं ये। एक बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि जीती हुई है, हाँ तो आप कह रहे हैं कि एक बड़े पत्रकार हैं हाँ। तो बोल रहे थे कि ये तो बीजेपी की अपनी सीट है, अयोध्या है, लल, मंदिर लल, बनाया लल्लू फलाना। सिंह आज जितने साथी बैठे हुए सब नोट कर ले, 1.5 लाख से कम वोटों से हार जाए तो आप हमें बताइएगा। इससे कम वोटों से नहीं हारने वाले लल्लू सिंह जो है। तो यदि इतना इतना सब गैप होगा तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तो मैं वही बता रहा हूँ। तो मतलब हाँ हालत हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर हम्म, प्रदेश इनके लिए जैसे नेपोलियन के लिए जो है बेल्जियम में, मतलब जो है वो वाटरलू हुआ था, यहाँ ये जी नए जी। नेपोलियन के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश वाटरलू होने जा रहा है। ये तो वो जगह है जिसके नाम पे पूरे देश में हम्म, झगड़ा करवाया। हाँ। अब राम मंदिर, राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, शंकराचार्यों तक से मतलब मैं राम ले बता रहा लिया। हूँ, मैं दस जी। बीस हजार नहीं, 1.5 लाख वोट से हार रही है, बता रहा हूँ मैं, लाख भी नहीं बता रहा, 1.5 लाख वोट से कम अगर हार जाए लल्लू सिंह तो, अगर जीत हम्म ना हारे तो बता देना मुझे। अब बताओ इसके बाद जो है, अब उत्तर प्रदेश हम्म। का मतलब जो है, उत्तर प्रदेश भाजपा की मतलब जो है कब्र खुदेगी उत्तर प्रदेश की धरती पे, ये जी। पक्का है। एक चीज और थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि राजनाथ सिंह खड़े हैं लखनऊ से, हम्म। उनका वाला चुनाव कब है, कल ही है रा परसों या परसों परसों है, हम भी राजनाथ परसों? के वोटर हैं। हम हाँ भी हाँ हाँ। तो जी परसों जी जी। है, राजनाथ जी जीत जाएंगे। राजनाथ राजनाथ जीत जी। जाएंगे। और पिछले बार हाँ साढ़े हाँ तीन लाख वोटर्स जो थे तब की थोड़ा मार्जिन घटेगा। अब कितना हाँ मार्जिन हाँ। घटेगा, बस उसी वही उनकी हार है। तो उन पे क्या बीजेपी का कोई मैंने वो नहीं है जो एंटी इनकम्बेंसी का मामला नहीं, या, या असल बात हम्म, लखनऊ है, मतलब हम्म, नौकरों का शहर, मध्यम अच्छा। वर्गीय नौकरों का शहर है। तो हम्म। यहाँ मध्यम वर्गीय और मतलब जो है अभिजात्य वर्गीय नौकर, जो सर्विस क्लास, उसका सिटी है ये। तो इसलिए यहाँ पर बीजेपी का जीतना। अब इसी जगह हम्म। कानपुर वर्किंग क्लास सिटी है, वहां बीजेपी हार रही। तो वर्किंग क्लास सिटी अगर ये होता लखनऊ तो राजनाथ सिंह हार हम्म। जाते। अब ये वर्किंग क्लास यानी सिटी नहीं है ना। कानपुर के लिए तो बता रहे हैं, तो कानपुर में तो बड़ा उनका जलसा था, क्या बोलते हैं, रोड शो भी जबरदस्त अरे किया वो था। अरे वो कैसा हाँ, रोड शो था वो सब जानता था। उस दिन मैं कानपुर में ही था उनके रोड शो में। अच्छा। तो पूरा हम्म, कानपुर गाली बक रहा था, मतलब जितना बल्ली और सब कुछ करके, जहाँ आने के 4 घंटे पहले से ही जिस तरह रोड पूरा हम्म, जाम कर रखा था, पूरा कानपुर उस दिन चौक हो गया था। तो जिस तरीके हम्म। से जो लोग कह रहे थे, तो हालत बड़ी खराब है वहां पर जो है। तो मतलब जी जी। कानपुर हार रही बीजेपी। लखनऊ हम्म राजनाथ सिंह मतलब जो है वो जीत जाएंगे, जीत रहे, पूरी तरीके से जीत रहे। कितने वोटों से उनका गैप कम होगा बस उतना ही है। बाकी यहाँ क्योंकि मध्यम हम्म वर्गीय और सर्विस क्लास का जो है शहर है ये, और सर्विस क्लास हम्म। में भी अधिकतर अभिजात्य वर्गीय शहर है ये। अभिजात से है, अपर कास्ट वाले मामला तो होगा। ये अभिजात्य वर्गीय शहर है, इसलिए जी यहाँ से जी जी। उनको उनका हारना मतलब जो है वो मुश्किल है। यहाँ से उनको कोई कहे हार रहे, वो गलत बात होगी जो है वो। गलत बात। जी। अनिल जी, अब आपका क्षेत्र है, क्या बोलते हैं, छत्रप है आप? सिस्टम है वो शायद हैंग हो गया है, तो तब तक आप बिहार के बारे में कुछ जानकारियां दें। जब तक हिम्मत भाई फिर वापस अपने आप को आ, अ, जिस तरह राम कुमार जी ने कहा है, जी बहुत या तो हिम्मत जी भी अब आ ही गए। जी। मैं बिहार के बारे में कुछ बयान कर रहा था। हम्म। जिस तरह राम कुमार जी ने कहा है, बहुत उत्साहजनक बात उन्होंने बताई है। वाटरलू बता दिया। हाँ, जी। हम लोगों के हिसाब से कुछ लोगों के लिए हम्म यह निराशाजनक बात होगी बहुत, लेकिन हम्म। हम लोग जिस पक्ष में खड़े हैं उसके लिए बहुत उत्साहजनक बात यह है। जी। ठीक उसी तरह की बात बिहार में नहीं कही जा सकती है हम्म स्पष्ट रूप से। बिहार में एक चीज आप देखेंगे कि अ, राजद ही यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए है।
राहुल जी एक आध बार आए हैं, मगर तेजस्वी यादव ही बीमार होने के बावजूद, उनके पैर कमर वगैरह में दर्द है, इसके बावजूद ये मोर्चा संभाले हुए हैं और जन सैलाब, इसको आप कह सकते हैं, उनकी सभाओं में उमड़ रहा है। एक पिछले दिन जो पिछला जो चुनाव हुआ, नित्यानंद राय जी उजियारपुर से थे। वहां के एक पोलिंग एजेंट से मैंने पूछा कि क्या वोट का की क्या हालत है, तो क्या आपको लग रहा है। तो उन्होंने बड़े क्षोभ से कहा कि स्वाभाविक वे सवर्ण थे, जो जिस पोलिंग से मैं बात कर रहा था, तो बड़े बड़े क्षोभ से उन्होंने कहा कि अरे क्या कहते हैं, यह सो तेजस्विया है ना, सो खाली रोजगार रोजगार नौकरी नौकरी की बात करके सबको भरमा दिया है। तब भूमिहारों का लड़का सब है, सो उसको नहीं देना चाहता है। अच्छा। जी। तो तो यह एक बात कि जिसको माहौल कहते हैं हम, कि उस माहौल की बात हम, उस माहौल, वह माहौल ऐसा बना है। और यह इसका नतीजा यह हो रहा है कि पिछली बार जो 39 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, वह नहीं जाने वाली है। जहां पर अगर बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत का जो मार्जिन वो 1000, 500, 2000, 3000 इस तरह का मार्जिन, 10,000, 5,000 इस तरह के मार्जिन पर होगा, जहां पर पहले कहा जा चुका है कि खेला हो सकता है। इतने कम मार्जिन पर जो जीत होती है, वहां पर खेला हो सकता है, तो इसकी बहुत ज्यादा आशंका है। लेकिन कॉन्टेस्ट जो कहते हैं वो बहुत तगड़ा रहा है, बहुत तगड़ा, कि कि जो समर्थक हैं वे भी कलेजा ठोक करके नहीं कह सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। तो तो यह मिला जुला करके हम बिहार के बारे में यह कहना कह सकते हैं कि पिछली बार जो महागठबंधन को एक सीट, कांग्रेस के को एक सीट प्राप्त हुई थी, वह हालत नहीं है। और मुझे लगता है कि लगभग आधी सीटें महागठबंधन के पास चली जानी चाहिए। जी। नहीं, एक यहाँ चीज और खबर आ रही है कि शायद नीतीश बाबू जो है शायद फिर से कुछ खेला करने वाले हैं या पलटने वाले हैं, क्या ये हाँ, क्या? यह बात कही जा रही है। मैं इसको हम्म। तो बहुत क्षोभ के साथ इस बात को लेता हूँ जी। कि जो चित्र आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के साथ कमल का फोटो उठाए हुए उनको, और जिस तरह, पटना वाला। जी, कि जिस तरह वे एक नौकर की भूमिका में, और जिस तरह उनको सड़क पर घुमा घुमा करके बेइज्जत किया जा रहा था, मुझे, मैंने जब वह दृश्य देखा तो मुझे याद आ रहा था, मेरे मेरा घर उसकी बगल में ही है, जहाँ पर खुदीराम बोस जी पकड़े गए थे, अरेस्ट हुए थे। पूसा रोड उस स्थान का नाम है। वही की घटना है, पूसा रोड की घटना है। वहां पर सहनी गिरोह का बहुत दबदबा था एक समय में। अब वह सारी बातें पलट गई हैं। और वहां पर एक सवर्ण जमींदार भी था जो चाहता था कि पूसा रोड के बाजार पर हमारा हमारा दबदबा हो। मुझे वह घटना याद आई नीतीश जी को देख करके, कि सहनी गिरोह के कुछ लोगों ने उस जमींदार को, लड़के को पकड़ लिया और उसको पूरे बाजार में एक रसगुल्ला खिलाता था और एक जूता मारता था। कि अच्छा। पूरे बाजार, ये सच्ची घटना है, इस तरह अच्छा। उसको बेइज्जत किया था। मुझे वही घटना याद आ रही थी कि सड़क पर घुमा घुमा करके और प्रधानमंत्री उनको बेइज्जत कर रहे हैं। और इस बात में अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई अनुमान की बात नहीं होगी कि इसके जस्ट बाद आप देखते हैं कि नीतीश जी बीमार पड़ जाते हैं। क्या देखा आपने कि नीतीश जी ने जी कहा जी।
जी, जी। कि हम बीमार बीमार हो गए हैं, तबीयत खराब होने के चलते अयोध्या वहां बनारस भी नहीं जाएंगे, या दूसरे कार्यक्रमों से उन्होंने अपने को खींच लिया। तो इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। और जी। उधर तेजस्वी लगातार सॉफ्ट तरीके से इशारे के इशारे में इस बात को जाहिर कर रहे हैं। और नीतीश जी का जो व्यवहार इस तरह हाल के दिनों में देखा गया है, उसमें बहुत सारे लोग, या तो मैं यह बात मैं बहुत पहले से भी कहता था मैंने अब कि दया के पात्र हो गए हैं। दया के पात्र तो बेहद दया के पात्र नहीं हो गए हैं, या मतलब बहुत घृणास्पद उनके साथ व्यवहार हुआ है, बहुत घृणास्पद। इस सड़क पर, पटना की सड़कों पर घुमा, राजधानी की सड़कों पर घुमा करके अपमानित किया गया है एक मुख्यमंत्री को। कि तो हो सकता है, मैं ये आशंका बहुत पहले से जाहिर कर रहा था कि नीतीश जी नहीं, इसके लिए जिम्मेवार तो वही है, खुद ही गए थे। तो और कौन है, हम हैं। हिम्मत जी है उसके हम्म। जिम्मेवार। जी जी जी। जो उन्होंने बोया है वो काट रहे हैं। काट रहे हैं जी। बहुत सारे लोग साहस के साथ खड़े रहे हैं, इस आंधी में खड़े रहे हैं। इतिहास तो हम्म। याद करेगा, भले वो पेड़ कट करके गिर जाए, टूट जाए, या अलग बात हो जाती है। जी इतिहास तो याद रखेगा कि वो आदमी डटा था। जी जी, एकदम सही कह रहे तो अ, तो यह सिचुएशन है बिहार का हैं। कि वोट भी जी। उतना नहीं, सीट भी उतनी नहीं आ रही है। आधी सीट मैं अनुमान करता हूँ कि मैंने महागठबंधन। कह रहे कि आधी सीट भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हाँ, एक सीट था, और एक से हाँ, इतना कर लेना। और बहुत सारी जगहों अ, पे हुआ जो जिस खेला होने की आशंका जाहिर की जाती है, उसकी हम्म। आशंका है। और एक तीसरी बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि जिसका प्रत्यक्ष अनुमान मुझे इस तरह का है कि दलितों की एक बस्ती में आज तक यह था कि एक एक आदमी महागठबंधन को वोट देगा, और कल हो करके उसमें से बहुत सारे लोगों ने एनडीए को वोट किया। तो यह आशंका जाहिर की जाती है, इसको किसी ने देखा नहीं, कि रात के अंधेरे में वहां जरूर कुछ हुआ है। कुछ जिस, हुआ हो, जी जी। नहीं, वो तो जिसको जिसको बहुत पैसा मिला, स्पष्ट है। जिसको, जी जी। तो ये सब बातें कही जाती हैं। हम्म। तो वैसे भी हम्म। बड़े पैमाने पर बातें हुई हैं, हो रही जी हैं, जी। कि उस ताकत को भी, उस शक्ति को भी, की भूमिका को हम्म। भी आप नकार करके नहीं चल सकते हैं। जी जी जी। जी सर, नित्यानंद जी, बंगाल हिम्मत कुछ जी एक बात मैं बता दूं, हिम्मत राय जी, बदल। जी जी जी। वो चंद्रशेखर जीत रहा है इस बार 100%। नगीना से। नगीना चंद्रशेखर जीत रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात जो हम्म। आपने बताई। हाँ हाँ हाँ। तो जी, तो हम फिर आएंगे थोड़ी देर में, अब इसको समाप्त करने के लिए। अभी क्या, अभी उसी पुराने राय पे कायम है, या थोड़ा कुछ बदलाव पांचवें राउंड में कुछ देख रहे हैं, या नहीं, अ, मेरी पुरानी राय जो मैं रिपीट करूँ, पुरानी राय मतलब बाकी अभी राम कुमार सर आए हैं, हम्म। जिन सर थे पिछली बार, मैंने बताया था, मैंने ये कहा था कि दबाव है उसके। देखिए, एक जैसे मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, एक पत्रकार है, विश्वसनीय है, और उनका देख रहा था कि हरियाणा के रोहतक में मतलब पूरी तरह से वहां पे अगर वो जितने लोग इंटरव्यू कर रहे थे, मेरे ख्याल वहां से 20 लोग खड़े थे। 20 लोगों में से हरियाणा का बता रहा हूँ, उसका मैं बंगाल में आ रहा हूँ, मैं उदाहरण ले रहा हूँ। हम्म। उसमें से 18 लोगों ने, 18 नहीं 19 लोगों ने कहा कि कांग्रेस चाहिए और बीजेपी ने कुछ नहीं। ये पूरा ओपिनियन खुले यहाँ पर। हरियाणा में वो जिस तरह से बात करते हैं, भाई कहते हैं, वो कहता है कि भाई 5 साल तक ये दिखा ही ना, ये तो आया ही ना, अब आया है ये बीजेपी का आदमी। कहता भाई पिछले बार पुलवामा का वो था, ये था, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ से फौज में बहुत लोग जाते हैं, मतलब नौकरी का एक जरिया है। ठीक है, हम्म। एग्जाम्पल दिया कि, और महंगाई। तो इस बार वो उन्होंने कहा कि पिछली बार हमसे गलती हो गई थी, वहां पे भी जो रायबरेली में अक्सर हम वीडियो में देखते हैं, सोशल मीडिया मतलब उसमें मीडिया में। तो मैंने जो वो जब देखा, क्योंकि हमारे पास और सोर्स इस तरह से नहीं है, लेकिन हम पत्रकार जो विश्वसनीय है उनकी कुछ चीजें देख लेते हैं, या सड़कों पे जो कर रहे, तो वो मतलब उनके पास अगर जो 20 लोग थे, तो उसमें से 19 लोगों ने कहा कि भाई
इन्होंने कुछ किया ही नहीं युवाओं के लिए, अग्निवीर और इसका विरोध था। बंगाल में जब आते हैं तो बंगाल में गुजरात की तरह, मतलब गुजरात एक अलग है, लेकिन बंगाल में बहुत ज्यादा या बहुत मतलब लगभग ये मान के चलिए कि बहुत कम लोग फौज में जाते हैं। मतलब बंगाल उस तरह से नहीं रहा, नौकरी करते हैं, अर्थशास्त्री बनेंगे, फिलोसोफर बनेंगे, मतलब जो भी एक साधारण नौकरी करना चाहते हैं। कहने का मतलब फौज में बहुत भारी संख्या। बाबूगिरी ज्यादा करते हैं। हाँ, बाबूगिरी है ये, पीसी राय बहुत पहले भी लिख गए थे। तो एक तो वो है, दूसरा है कि जो बार बार ये जो करप्शन और दूसरा जो ये शिक्षा भर्ती घोटाला जो हुआ है, इससे एक नाराजगी है। मतलब वो मामला कोर्ट में होने के बावजूद उसमें एक आदेश आया था ना कि भाई उनको अगर ये नहीं पाया गया तो उनको लौटाना पड़ेगा। तो वो जो एक वर्ग है वो बहुत नाराज है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं के एक वर्ग को बीजेपी इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रही है। और जो पोलराइजेशन का वो एज इट इज है, अभी संदेश खाली में मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है। आप देखेंगे एक बार ये पक्ष जो पलट रहे हैं, जो गवाही दिए वो भी पलट रहे, बाद में वो पलट रहे, तो ये इसके पीछे एक अलग खेल चल रहा है। तो इसमें लोग नहीं पा रहे। लेकिन जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा वर्ग है, जो वर्किंग क्लास है, उनके अंदर एक बड़ी संख्या में उनके अंदर ये बात गई है कि दीदी ने भ्रष्टाचार किया है और रोजगार नहीं दिया है और ये चीजें, तो ये बीजेपी कम्युनिकेट करने में बीजेपी कामयाब यहाँ पे हुई। बावजूद उसके जो उनका कोर वोटर है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में, जो विशेषकर मैं महिलाओं की बात बता रहा हूँ और जो यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसका वोट अभी भी जो है बीजेपी मतलब दीदी के साथ में है। लेकिन एक बड़े तबके का, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बंगाल जैसे राज्य में 18 सीटें जीत लेना लोकसभा की और उसके बाद विधानसभा में भी वो सेकंड नंबर पे पहुंच जाना, तो ये अपने आप में दिखाता है कि बंगाल में चीजें बदली है ना। भले ही अभिषेक बनर्जी या ममता की पार्टी तमाम चीजें मनरेगा और इनसे तो वो कम्युनिकेट है जो पार्टी करते हैं, लेकिन एक वर्ग जो है उसके मन में ये शंका है कि भाई सेंट्रल ने पैसा, जैसे मैं जिस एरिया में हूँ, ये ग्रामीण एरिया मान लीजिए, भले ही रेल से कनेक्टेड है, लेकिन वहां पे भी कुछ वर्ग ऐसे जिन्होंने इस सरकार से सारे बेनिफिट्स लिए, मतलब घर लिया, मतलब यहाँ पंचायत और राज्य सरकार ने दिए, पीएम आवास योजना नहीं, राज्य सरकार ने यहाँ 2.5 लाख रुपए मतलब एक घर बनाने के लिए पहले 1,20,000, फिर कुछ और पैसे दिए घर बनाने के, पक्के मकान बनाने के लिए ये दिया है। तो उसमें मान लीजिए कि कहीं कहीं कुछ वैसे हुआ ना कि किसी मतलब जो निचले कार्यकर्ता उनके तहत किसी एक को नहीं मिला है, या जिसको मिला भी है तो मिलने के बाद वो भी यही कह रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये इसने चोरी किया है। तो ये इससे पहले वाले में था तोलाबाजी, मतलब जो देना है वसूली जो है उसका एक था। अब वो नहीं है। अब दूसरा है कि अब करप्शन थोड़ा सा हावी हो गया और हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश की थी। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं सीटों की संख्या नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पूरी संभावना है कि बहुत यहाँ पे टफ है अभी भी, मतलब कुछ सीटें पक्की है वो नहीं जाने वाली। इनफैक्ट हो सकता है कि संदेश खाली की सीट भी ममता बनर्जी जीत ले, मतलब टीएमसी जीत ले। लेकिन एक बड़े वर्ग में बीजेपी ने इस चीज को कम्युनिकेट किया है कि यहाँ विकास का काम नहीं हुआ और पैसा दिया गया है। और उसके बावजूद जो एक मैंने पिछले बार आपको बताया था कि यहाँ एक पूरा मोहल्ला, इस अगला टोला जहाँ मैं रहता हूँ, उनका सिर्फ ये कहना है जो कि हम हिंदू हैं और इसलिए हम बीजेपी को देंगे। एक जो वर्ग होता है, तो वो वर्ग, ऐसा एक वर्ग यहाँ तैयार हो चुका है, मेरा ये कहना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश भाई। अब आपके पास तीन तीन राज्यों के आंकड़े आ गए और जी उसमें सबसे बड़ा जो आंकड़ा था, जिसको मतलब मैं तो सरप्राइज कर रहा हूँ, और सबके जितने दावे हैं उससे उलट कहिए कि राम कुमार जी का पूरा एक दिखाई दे रहा है। जी यदि ये 60 नहीं तो 50 भी यदि होता है तो ये क्या पूरा का पूरा गेम पलट सकता है। उधर से अनिल अनिल जी ने कहा कि 50-50 का ही मान लेते हैं वहां से। जी तो यही दो स्टेट क्या गेम पलट सकते हैं, या क्योंकि बहुत बड़ी बात, बड़ा वो है, ऊपर से महाराष्ट्र का है। बिल्कुल। जी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है सारा मामला। और ये
जिस तरह से नित्यानंद जी ने बताया, चलिए मान लेते हैं कि बंगाल में भी 50-50 हो जाता है, मान लेते हैं। और हालांकि एक चीज राम कुमार जी से फाइनल में जरूर आप पूछेंगे या फिर मैं अभी पूछ रहा हूँ उनसे पूछ उत्तर लीजिए, पूछ लीजिए। कि यूपी में ऐसी कितनी सीटें नजर आ रही हैं जहां मार्जिन बहुत छोटा रहे, हजारों में रहे। उससे शायद कुछ, क्योंकि जो शंका है उसको भी निर्मूल करना जरूरी होगा। अब मैं अभी तुरंत तो इसको नहीं बता पाऊंगा जी जी कि हजारों में कितनी रहेगी और कितना जो है, क्योंकि इसके लिए फिर थोड़ा मुझे जो है मतलब 5-6 घंटे का टाइम चाहिए होगा, फिर पूरा टेबल लेके बैठना पड़ेगा। कल सीट वार कहाँ कल कहाँ। बैठते हैं तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपसे ये जानकारी हाँ लें। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली जो है। तो लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये इस आधार पे मैं कह रहा हूँ जी कि पहला पहला जो चरण हमने देखा, पहले जी चरण में जो चुनाव हुआ वो जी 14 सीटों पे चुनाव हुआ। जी 14 या 12 सीटों पे हुआ था, 12 पे हुआ था शायद। 12 पे हुआ था, पहला चुनाव जी जी, 12 पहला पे हुआ। चरण 12 12, हाँ। 12 पे हुआ था। 12 में 10 पे बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है, 2 पे अच्छा। सिर्फ फाइट में है, 10 में कहीं फाइट में नहीं है। वो जो है वो मैं बता रहा हूँ मुजफ्फरनगर में वो अगर मतलब जो बालियान बालियान का खुद का वो कहना है, अगर सरकार का सपोर्ट रहा तो हम 50,000 से हारेंगे, सरकार का सपोर्ट न रहा तो हम 2.5 लाख से हारेंगे। ये बालियान का अपना वक्तव्य है। मैंने हारेंगे जरूर। वो तो अगर सरकार म- ने दो सरकार ने लाख अगर साथ दिया तो जी हम दो पचास लाख हजार से हारेंगे, नहीं साथ दिया तो हम वो नहीं साथ दिया तो हम 2.5 लाख से हारेंगे। ये बालियान का खुद का बयान है, किसी दूसरे का नहीं है। ये ये कितना बड़ा है फिर दर्शा रहा है कि 2 लाख वोटों का वो बता रहे हैं कि अगर सरकार ने साथ दिया तो 2 लाख वोटों का अंतर आ सकता है। हाँ, ये बलियान का वक्तव्य है, किसी दूसरे का वक्तव्य नहीं है। इससे उन्होंने कहा कि सरकार ने साथ दिया तो हम 50,000 से हारेंगे, सरकार ने साथ नहीं दिया तो हम 2.5 लाख से हारेंगे। अब इससे बड़ी क्या हाँ, तो ये बालियान का बयान है। कैराना हार रहे वो, सहारनपुर हार रहे वो, मतलब जो है। और नगीना चंद्रशेखर जीत रहा, 100% डंके की चोट पे जीत रहा है। वो सिर्फ फाइट में अगर कहीं है तो मतलब जो है उसमें बिजनौर में है। बाकी मतलब बिजनौर में जो बागपत दल बागपत है, बागपत बागपत में हार रहे, बागपत में हार रहे, मेरठ हार रहे वो, मेरठ हार रहे, बागपत हार रहे। मेरठ के तो बारे में है, लेकिन बागपत के बारे में कह रहे थे कि कोई की श्योर है और मथुरा भी बागपत श्योर है। बागपत 100% आ रहे। बागपत पोलिंग वाले दिन बीजेपी और लोक दल वालों में आपस में लाठी चल रही थी जो है, मतलब बीजेपी और लोक दल वालों में आपस में लाठी चल रही थी। कोई उनके बीच यूनिटी और एकता नहीं थी जो है वो, पूरी पूरी पूरे उसमें जो है फाइट में सिर्फ उनकी सीट है, मतलब जो है ये मुरादाबाद, जहां वो थोड़ा जो है मतलब वो कहते हैं कि मुरादाबाद, लेकिन मुरादाबाद में वो कैंडिडेट मर गया। तो वो जीत, अगर वो जीतता है तो फिर बाई इलेक्शन होगा, अगर वो हार जाते हैं तो फिर जो है वो मतलब वो उसमें वो होगा। दूसरी सीट वो फाइट हम बता रहे हैं कि जो है पीलीभीत है। हम्म। बाकी कोई कहीं फाइट में सीट उनकी है नहीं। तीसरी सीट बता रहे हैं कि रामपुर थोड़ा जो है मतलब वो फाइट में बता रहे हैं, लेकिन रामपुर फाइट में नहीं है पूरी तरीके से। जो मैं बता रहा हूँ रामपुर फाइट में सीट नहीं है। अब उसके आगे आ जाइए। दूसरे दूसरे राउंड में जो चुनाव हुआ, मतलब जो है वो दूसरे राउंड वाला जो चुनाव है, इसमें भी उसका मुझे बहुत मेरठ ज्यादा मेरठ वगैरह, हाँ मेरठ। उसमें मेरठ का तो है ज्ञान, लेकिन मेरठ के अलावा जो दूसरी और बीच की तमाम सीटें हैं उनका मुझे बहुत ज्यादा पर्सनल अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ नहीं, तीसरे जैसे राउंड नोएडा जी। वो नोएडा गाजियाबाद ये उनका मुझे अंदाजा नहीं है। ये सब नहीं, चीजों का उसके मुझे बारे में कहा जाता है कि बीजेपी का परंपरागत। हाँ, उनका मुझे अंदाजा नहीं है। तो जिनका अंदाजा नहीं है मैं वो जबरदस्ती उस पर तुक्केबाजी करने कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तीसरे राउंड वाले में आ जाइए। तीसरे राउंड में फिरोजाबाद ये नहीं हार रहे, मैनपुरी ये नहीं हार रहे, मतलब जो है ये आपका इंडिया अलायंस नहीं मत हार रहा। हाँ मतलब वो मतलब
इंडिया इंडिया अलायंस नहीं हार रहा। मतलब जब मैं कह रहा हूँ कि जीत रहे तो इंडिया अलायंस कह रहा हूँ। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है ये मतलब जो ये सीट फंस रही है, ये बदायूं सीट फंस रही, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन बदायूं सीट नहीं फंस रही है, बदायूं सीट वो जीत जाएंगे। वो कह रहे हैं साख के उम्मीदवार दे देने से उधर से बदायूं सीट लोग बता रहे हैं। लेकिन शिवपाल इतने मतलब मजबूत मतलब जो है चुनावबाज है, वो सीट इतना आसानी से लूज नहीं करेंगे। इन्होंने जो बहुत मारपीट किया इसमें आकर के, जो ये मतलब जो ये कई सीटों पे, तो उस वो सीटों पे जो है ये जीत कहाँ रहे हैं। उसके बाद अब जो है चौथे चरण में जो आए, चौथे चरण में कानपुर देहात मतलब जो है गठबंधन जीत रहा, कानपुर गठबंधन जीत रहा, मतलब जो है उन्नाव गठबंधन जीत रहा। वो सिर्फ मतलब जो है मिश्रिक में मतलब जो है जो रिजर्व सीट है इसमें वो फाइट में है। सीतापुर सीट फाइट में थी, लेकिन वो बहन जी ने जो अपने भतीजे को मतलब जो है रातों रात जो सस्पेंड किया, सस्पेंड करके जो हटाया, वहां पर जो है दलितों का रातों रात जो ट्रेंड बदला है, वो सीतापुर सीट भी उनकी फाइट से उनकी बाहर हो गई है। लखनऊ सीट उनकी, मोहनलालगंज सीट जो लखनऊ से लगी हुई है, हार रहे हैं पूरी तरीके से। अब ये इन्हें तो मतलब ये जो जीत रहे हैं, जो बहुत सारी सीटें, कहाँ ये जीतेंगे, किस जगह जीतेंगे, मतलब हमें उस पर थोड़ा जो है वो मतलब वो डाउट है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ पर ये, क्योंकि जो हाल जो ग्रास रूट पे जो हाल चल रहा है कि जो पिछली जो सोशल इंजीनियरिंग इनकी थी, वो सारी की सारी सोशल इंजीनियरिंग इस बार इनकी फेल हो गई है। वो पूरी सोशल इंजीनियरिंग इनकी फेल हो गई। मतलब जो संविधान को मामले को लेकर के गरीब मतलब महंगाई और बेरोजगारी ये दो अहम मुद्दे थे, लेकिन संविधान वाला मामला जो आ गया, संविधान वाले मामले ने आकर के यहाँ पूरा इनका बंटाधार कर दिया। तो उसमें ये कोशिश कर रहे हैं हर जगह कि पोलिंग स्लो कराएं। मुस्लिम्स और जहां पर ये दलित और ये सब खुल के इसलिए नहीं बोल रहे हैं, अगर खुल के बोलोगे तो ये मतलब अटैक शुरू कर देंगे, ये हम पे जो है वो पोलिंग पे वोट नहीं डालने देंगे या उससे रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। लोग जो चुपचाप बैठे हुए हैं कि जब पोलिंग आएगी, जिस दिन वोट डालना होगा उस दिन जाएंगे। पहले से अगर चिल्लाना शुरू कर देंगे तो जो मुसलमानों के साथ पोलिंग पे होने लग जाता है वो हम लोगों के साथ भी होने लग जाएगा। तो ये मैं मतलब 15-20 जिलों में घूम करके, गांव गांव घूम करके, लोगों के साथ बातचीत करके, मतलब मैं उसके आधार पे, तो मैं बुंदेलखंड घूमा, पश्चिम घूमा, पूर्वांचल घूमा, सेंट्रल यूपी घूमा। अब हर जिला नहीं घूमा जा सकता, लेकिन घूमने के बाद आपको आसपास जिलों में और हमारे जो डक के नेटवर्क के साथियों के साथ बातचीत करके, तो अब ये मतलब जो है बौखला गए हैं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कि कहां पर किस तरीके से। अब वही बात जो बालियान वाली बात जो मतलब जो है विघ्नेश जी कह रहे हैं कि अगर सरकार का साथ रहा तो हम 50,000 से हारेंगे, नहीं साथ रहा तो 2.5 लाख से हारेंगे। अब ये वाला खेल अगर हो गया तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर तो मतलब अब उस खेल में हमारे हम लोगों का कोई जो है बहुत बड़ा रोल है नहीं जो है, तो वहां पर हम लोग बहुत मतलब जो है आम नागरिक हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अगर वो खेल होता है जो चुनाव आयोग खेल रही, तो फिर किसी का कोई रोल नहीं है, ना जनता का, ना जनता के प्रतिनिधियों का, ना जनता से तो संबंधित किसी हाँ, भी। अब चूंकि आप सबसे एक मोटा मोटी है दोनों पे 17 पे, और जो पैटर्न है खास करके वोटिंग का, और जो रुझान है थोड़ा थोड़ा तो मोटा मोटी समझ में आने लगा है। जी जी। और हाँ, तो चूंकि एक लंबा वीडियो हो जाएगा तो उस पे अभी क्षमा चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें आई हैं तो उससे एक उत्साहजनक बात भी है जिस पे गौर किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि बीजेपी के लिए, खास करके नरेंद्र मोदी के लिए भी करो या मरो का मामला है। यदि हार गए तो फिर उनके साथ क्या क्या होगा उसके बारे में सोच सोच के वो कितना परेशान होंगे, और वो पूरी लॉबी उनकी कितनी परेशान होगी। शायद इसलिए वो ज्यादा बेचैनी है
और गालिब का वो शेर है कि बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, खुदा करे कि कोई ना समझे। तो अब वो हालत हो गई है उनकी। तो देखते हैं, गंगा मैया के शरण में गए हैं, क्या क्या गंगा मैया को कितना पवित्र करते हैं, कितना उसका उसके नाम पे भावनात्मक शोषण कराया जाता है, या भावनात्मक रूप से माने क्या इमोशनल अत्याचार टाइप का एक मामला, ये सब चीजें होंगी। तो आप सभी जो एमिनेंट हमारे पैनलिस्ट हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग आए और बहुत मुझे लगता है कि इतना शानदार शानदार बातचीत हुई, और मतलब खुल के जो अपनी कमजोरी है उसको भी, जैसे नित्यानंद जी ने कहा कि क्या क्या वहाँ पैटर्न है, और उसमें प्लस क्या है माइनस क्या है, वो सारा कुछ साफ साफ एक पटल पे रख दिया है। 4 तारीख को पता लगेगा कि अ, खेल क्या हुआ नहीं हुआ, या जनता अभी भी तथाकथित जो भी संविधान है या संविधान के लेके कितना सचेत है, सजग है, नहीं है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, वो भी जो नेताओं को ही बताना है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, और दर्शकों मैं से भी एक हम। चीज आपके खत्म करने से एक चीज बता दूं। जी। उत्तर प्रदेश और बाकी जगह पे संविधान बदलने के नाम पे या उसकी रक्षा के नाम पे जो हो रहा है, आप बंगाल में कोई सा भी वो देख लीजिए कि यहाँ राज्य और स्टेट की लड़ाई है यहाँ पे बीच में। यहाँ पे संविधान की रक्षा या उसके नाम पे वोट नहीं मांगे जा रहे। जैसे मछली खाने को लेकर बंगाली, क्योंकि मछली खाने वाला प्रदेश है, और जो सेंट्रल ने पैसा नहीं दिया इसकी लड़ाई है। सीए एनआरसी के लिए वही वही बोलती है ममता दी। और दूसरा है कि करप्शन और विकास, और इस पे यहाँ पे हो रहा है। यहाँ बंगाल में संविधान की कोई बहस उस तरह की नहीं हो रही है। पहली बात। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी हम अपील करते हैं कि आप देख रहे हैं तो हमें जरूर अ, अपना कोई भी राय हो, कमेंट्स हो, हमें जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी बजाएं, ये तो पहले ही आते ही कर दें। और फिर हम नए विषय पे, नए मुद्दे पे हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।